नमस्कार, कल की तैयारी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष पिंडुगिरी और अगले आधे घंटे में हम बात करेंगे भारतीय बाजारों में आज कैसा कारोबार होता हुआ दिखा और कल भारतीय बाजारों में कैसा कारोबार हो सकता है। वो कौन से ट्रिगर्स होंगे जिसका असर कल भारतीय बाजारों में देखने को मिलेगा और वो कौन से आज अहम लेवल पे जिसको निफ्टी ने पार करने की इंट्राडे में कोशिश की या जिस लेवल पे वो बंद हुआ उसके क्या मायने हैं। इसके अलावा ये समझने की कोशिश करेंगे कि मंगलवार के सत्र की जो तेजी आई है, थोड़ी सी जो मजबूती कह सकते हैं लगातार दूसरे दिन है, क्या ये तेजी मंगलमय रहती हुई दिखी, क्योंकि आज इंट्राडे में निफ्टी ने 17,800 के लेवल को पार किया। इसके अलावा शो के दौरान हम दर्शकों के सवालों के जवाब भी देंगे। आप अपने सवाल भेज सकते हैं। इस बाजार में जब हमने देखा कि बीते अगर 10-15 दिनों का ट्रेंड देखिए तो निफ्टी में लोअर लेवल से अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली, करीब 1000 अंकों की तेजी देखने को मिल चुकी है। क्या करना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में जो शेयर हैं उस पर क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, ये हमारे जानकार बताएंगे। इसके अलावा हमारे जानकार आपको बताएंगे कि बाजार में कमाई के कौन से ऐसे वीआईपी शेयर है जिसमें कि आपको थोड़ी लंबी अवधि की नज़र से खरीदारी करते हैं तो आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। आप अपने सवाल भेज सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप अपना नाम लिखिए, शहर का नाम लिखिए, कितने शेयर हैं, किस प्राइस पे आपने खरीदा है और कब तक आप होल्ड करना चाहते हैं, तमाम जानकारी आप इस पर भेज सकते हैं। फिर हम दर्शकों से आपके सवाल के जवाब लेंगे। इसके अलावा आप सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। ET Now स्वदेश को ट्विटर और फेसबुक को फॉलो कीजिए, वहाँ अपने सवाल भेजिए। KKT लिखना है, स्पेस देना है और आपको वहाँ अपना सवाल भेज देना है। आज जो हमारे दो जानकार जुड़ेंगे, इनफैक्ट जुड़ भी चुके हैं, जो हमारी समस्याओं को, आपकी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करेंगे, बाजार पे अपनी राय देंगे। मंदार जमसाडेकर होंगे प्रिसीजन टेक्निकल के और आस्था जैन हैं हेम सिक्योरिटीज़ की। आप दोनों का शुक्रिया ET Now स्वदेश को समय देने के लिए। अपने जानकारों से जाने से पहले फटाफट आपको मार्केट में बताते कि आज हुआ क्या। आज हमने देखा कि भारतीय बाजारों में एक अच्छी रैली देखने को मिली। 17,800 के ऊपर भी इंट्राडे में निफ्टी जाता हुआ दिखा, हालांकि 17,770 के आसपास बंद हुआ। लो जो था 17,716 का निफ्टी का था, यानी कि कहीं ना कहीं अब निफ्टी का बेस जो है 17,600 के जो आसपास था, जो बीते हफ्ते मैं कह रहा था कि लगातार इंट्राडे में भले ही निफ्टी 17,600 के नीचे जा रहा है, वापस से उसके ऊपर बंद होता हुआ कामयाब होता है। इस हफ्ते हमने देखा कि 17,700 के ऊपर अब वो बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि निफ्टी का बेस धीरे धीरे ऊपर की तरफ खिसकता हुआ जा रहा है। 17,800 का लेवल जो आज का हाई था, आपको मैं थोड़ी देर में बताऊंगा कि इसके क्या मायने हैं। बैंक निफ्टी देखिए, आज के बाजार में हमने देखा अच्छी मजबूती देखने को मिली बैंक निफ्टी के साथ। अच्छी बात यह है कि 42,600 के ऊपर, 500 के ऊपर इनफैक्ट टिका हुआ है। अब देखना होगा कि चूंकि मंथली एक्सपायरी है एक दिन के बाद थर्सडे को, तो बड़ी वाली एक्सपायरी जो कह सकते हैं, तो उससे पहले क्या निफ्टी इन लेवल को होल्ड करता है, ये जानकारों से समझेंगे। अब आज के कुछ स्टॉक्स देखिए जिसमें कैसा रुझान देखने को लगा। निफ्टी गेनर स्टॉक्स की बात की जाए तो कई सारे शेयर थे जो आज के बाजार में एक अच्छी मजबूती दिखा रहे थे, खासतौर पर तेजी देखने को मिली। बजाज फाइनेंस के नतीजे आने वाले हैं, उससे पहले हमने देखा कि बजाज फाइनेंस में एक अच्छी मजबूती, कल नतीजे आने वाले। अदानी ग्रुप के शेयर में आज तेजी का रुझान था, अदानी इंटरप्राइजेस, ब्रिटानिया, बजाज फिनसर्व में भी हमने देखा कि आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली। कुछ और स्टॉक्स जो आज निफ्टी में कमजोर होते हुए दिखे, HDFC ग्रुप के शेयर में आज के ट्रेड में हमने दबाव देखा। HDFC लाइव पे जो खबर आई उसके बाद हमने देखा यहाँ दबाव, HDFC बैंक, HDFC UPL में दबाव देखने को मिला। इसके अलावा निफ्टी बैंक के गिनर स्टॉक्स की बात किया तो बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI बैंक जैसे स्टॉक्स हैं जहाँ मजबूती थी, इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक जैसे स्टॉक्स है जहाँ मजबूती देखने को मिली। और लगातार हम देख रहे हैं कि बैंकिंग शेयर ही निफ्टी को और बाजार को ऊपर खींचने की कोशिश में जुटे हुए हैं और इनफैक्ट खींच के लेके भी जा रहे हैं। आज निफ्टी लूजर स्टॉक्स की बात की जाए निफ्टी बैंक में तो कोटक बैंक, EU स्मॉल फाइनेंस, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक जैसे स्टॉक्स थे जहाँ दबाव देखने को मिला। इंडेक्स गेनर में कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक ही है जो आज जो है लीड करता हुआ देखा है। इसके अलावा निफ्टी ऑटो में देखिए अच्छी मजबूती थी। FMCG इंडेक्स में तेजी देखने को मिली। फार्मा इंडेक्स भी हमने देखा कि फ्लैट टू पॉजिटिव बंद हुआ। बीते कुछ दिनों में हमने देखा था कि फार्मा इंडेक्स में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली थी। अगर लूजर इंडेक्स की बात किया तो लगातार IT एक ऐसा इंडेक्स है जो अंडर परफॉर्म कर रहा है, जहां दबाव देखने को मिला। आज के कुछ हीरो स्टॉक्स को देखिए, कल भी इन शेयरों के बारे में मैंने चर्चा की थी। 52 हाई स्टॉक्स देखिए, इसकी भी लगातार मैं चर्चा कर रहा हूँ। रेल विकास निगम, कल भी मैंने इसकी चर्चा की थी। आज शेयर में शानदार मजबूती, करीब 20% का अवर सर्किट लगता दिखा आज के ट्रेड में। DB रियल्टी, राइट्स, RS सॉफ्टवेयर जैसे स्टॉक्स थे जहां पे मजबूती देखने को मिली। इसके बाद सैक्सॉफ्ट, खासतौर पे देखिए स्मॉल कैप आज IT स्टॉक्स में कुछ खरीदारी देखने को मिली थी। सैक्सॉफ्ट, JSW होल्डिंग जैसे स्टॉक्स थे जहां मजबूती थी। नेल्को, इंडाबुल सीरियल स्टॉक जैसे रियल
स्टेट जैसे स्टॉक्स थे जहां खरीदारी देखने को मिली। आज के बाजार में जब इंडेक्स एक रेंज में फंसता हुआ दिख रहा था, स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स कहीं ना कहीं अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं। बीते 15 दिनों से मैं यही लगातार कह रहा हूँ कि इंडेक्स भले रेंज में फंसा हो, धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा हो। स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स पर नजर बना के रखिए, वहीं खरीदारी का रुझान देखने को मिला। क्योंकि बीते अगर 2-3 महीनों का ट्रेंड देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पिटाई ये स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में देखने को मिला था। आज 52 हाई स्टॉक्स की बात करें, महिंद्रा हॉलीडेज, एनसीसी, सांघवी मूवर्स और सूर्या रोशनी जैसे स्टॉक्स थे जहां हमने देखा थोड़ी मजबूती देखने को मिली। इन तमाम स्टॉक्स पर नजर बना के रखिए, क्योंकि सामान्य तौर पर 52 हाई स्टॉक्स में ट्रेंड देखने को मिला है कि लगातार मजबूती का रुझान बना था। चाहे जैसे आप एनसीसी देखिए, बजाज ऑटो की लगातार मैं बात करता रहा हूँ, एपटेक जैसे स्टॉक्स है जो लगातार एक अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं। तो ये आज के बाजार का पूरा हाल रहा जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। लेकिन अब निफ्टी के एक चाल देखिए, वो बेहद शानदार देखने को मिल रहा है, जिससे ये समझ में आता है कि निफ्टी का आज का जो हाईएस्ट 17,807 वो क्यों अहम है। बाजार में 13 अप्रैल को 17,807 के लेवल पे जो है निफ्टी खुला था, 13 अप्रैल के दिन 17,807 पे, और आज का हाई देखिए 17,807 है। 17,807 पे जो है निफ्टी का ओपन हुआ था 13 अप्रैल को, 17,842 का इसने हाई बनाया। उसके बाद जो क्लोजिंग भाव था 17,828 था। उसके बाद आप निफ्टी की चाल देखिए, 17 अप्रैल को गिरावट, उसके जो अपने हाई थे उससे नीचे बंद हुआ, 18 अप्रैल को उससे नीचे बंद हुआ, 19 अप्रैल को उससे नीचे बंद हुआ। तो लगातार वहां से हमने देखा था कि निफ्टी में गिरावट का ट्रेंड देखने को मिला, और आज वापस से 17,800 के लेवल पर पहुंचा और वहीं से एक तेज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और 17,700 के आसपास बंद हुआ, यानी कि ऊपरी स्तर से करीब 37 अंक नीचे ये बंद होता हुआ दिखा। तो क्या 17,800 के लेवल बाजार के लिए एक मजबूत सपोर्ट का काम, रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, या 17,800 जैसे ही पार करता है उसके ऊपर टिकता है तो वहीं से एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। इसी नोट पे आस्था आपसे समझना चाहते हैं, 17,800 मेक या ब्रेक या 17,700 मेक या ब्रेक? गुड इवनिंग। देखिए 17 तो मेक क्या ब्रेक मैं ज्यादा मानती हूँ। वैसे तो दोनों ही लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं। अब अगर 17,800 या 850 की अहमियत देखें तो बहुत बड़ी यहाँ पे कॉल राइटिंग हुई है अगर आप कॉल राइटर्स का डेटा देखेंगे। लेकिन 17,700 की बात करें तो वहां पे हैवी पुट राइटिंग भी हुई है। तो ये जो दोनों आपने लेवल्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं, मेरे हिसाब से ये दोनों लेवल्स अपनी अपनी अहमियत यहाँ पे रखते हैं। ऊपर की साइड में 17,800 850 काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, स्पेसिफिकली 850, और नीचे की साइड में 17,700 काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो निफ्टी इसी दायरे में हमें कारोबार करता हुआ नजर आएगा। आगे जाते हुए यहाँ पे बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो वीकली चार्ट है वहां पे लास्ट वीक थोड़ा सा हमें लगता है कि वीकनेस हमने देखी थी। अगर ये मेच्योर हुई तो फिर थोड़ी वीकनेस गहरा सकती है। तो अभी तो मैं निफ्टी में भी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करने की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करने की सलाह दूंगी, क्योंकि आपने जो ये दोनों लेवल्स बोले हैं मुझे लगता है निफ्टी इसी के बीच में घूमता हुआ नजर आएगा। तो ये आ रहा है आती हुई आस्था की तरफ से। मंदार जी, आपकी तरफ से क्या रहा होगी? निफ्टी पे तो बात हुई, बैंक निफ्टी को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, बाजार फिलहाल तो रेंज बाउंड है, यानी इंडेक्स की अगर बात करते हैं तो फिलहाल तो रेंज बाउंड है 42,000 और 42,700, इस तरीके का बैंक निफ्टी के लिए रेंज बना हुआ है। लेकिन बायस जो है वो पॉजिटिव है, और अगर आप पिछले 5 महीने का चार्ट अगर देखते हो तो ये जो हमने हाल ही में इसी कॉन्ट्रैक्ट में जो फर्स्ट पहले 20 दिन में जो हमने एक रैली देखी है बैंक निफ्टी में 39,000 से लेके करंट लेवल्स तक, ये जो 2,500 पॉइंट की मूव हमने देखी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव है, और ये मूव पिछले 5 महीनों में फर्स्ट टाइम बनी है। तो मुझे लगता है कि बाजार में स्ट्रेंथ तो जरूर है। सिर्फ एक ही इम्पोर्टेंट चीज है कि इस हफ्ते बहुत सारे अर्निंग्स हैं, अनाउंसमेंट्स हैं, तो अर्निंग्स अनाउंसमेंट्स पे आगे का ट्रेंड जरूर डिसाइड होगा। लेकिन बायस जो है वो पॉजिटिव है। फिलहाल बैंक निफ्टी 42,000 ये बढ़िया सा सपोर्ट है। जब तक रिस्पेक्ट होता है तब तक ऊपर वाले लेवल हमें देखने को मिलेंगे, और मुझे लगता है कि आगे अगले कुछ दिनों में 43,000 से लेकर 43,500 का लेवल बैंक निफ्टी में बनेगा। राय आते हुए मंदार की तरफ से, मंदार जी की तरफ से बैंक निफ्टी बैंक पे, और आस्था जी की तरफ से निफ्टी पे राय आते हुए कि 17,700 से लेकर 17,800 का ऐसा रेंज है जिसपे बाजार थोड़ा जो है अटकता हुआ दिख सकता है, और ऊपरी स्तर पे आपको इसके हिसाब से रणनीति बनानी होगी। लेकिन थोड़ी देर पहले हमने देखा बजाज ऑटो के नंबर आए हैं, बाजार बंद होने के बाद नंबर आए थे। नंबर्स कैसे रहे? कई फ्रंट पे देखिए तो नंबर्स थोड़े बेहतर देखने को मिले, खासतौर पे मार्जिन में हमने एक अच्छा सुधार देखने को मिला है। सृष्टि हमारे साथ जुड़ चुकी है। सृष्टि, समझते हैं सृष्टि, आपने ऑटो सेक्टर को काफ़ी करीबी से आप कवर करती हैं, क्या उम्मीद, जो जैसी उम्मीद थी बजाज ऑटो के नंबर्स को लेकर, क्या नतीजे वैसे ही आए हैं या नतीजों ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है?
अच्छे नतीजे आते हुए दिखे हैं बजाज ऑटो के। अनुमान के मुताबिक हम देखें अगर तो केवल मुनाफा आते हुए दिखा है, जहां पे कंपनी ने इस बार 1433 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया है। पर इसके अलावा आय, एबिटा और मार्जिन का जो नंबर है वो उम्मीद से काफ़ी बेहतर आता हुआ हमने देखा है। इस बार कंपनी के अगर हम आय देखें तो वहाँ पे तिमाही दर तिमाही हालांकि हल्की सी गिरावट ज़रूर देखने को मिली है, पर जहाँ पे स्ट्रीट की उम्मीदें थी कि 8,500 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा रहना चाहिए, वहीं कंपनी ने 8,900 करोड़ की आय दर्ज की है। एबिटा का नंबर भी उम्मीद से बेहतर 1717 करोड़ पे आता हुआ देखा है। वहीं मार्जिन के फ्रंट पे जहां हम उम्मीद कर रहे थे कि 18.7% पे रहेंगे, 19.3% पे हमने नंबर देखा है, जो कि तिमाही दर तिमाही देखें तो वहां पे भी करीब 200 बेसिस पॉइंट की इंप्रूवमेंट है। अगर देखा जाए तो प्रोडक्ट मिक्स इस बार कंपनी का बेहतर रहा है, जो कि हम पहले भी हाईलाइट कर रहे थे, जहां पे डोमेस्टिक बिजनेस से सपोर्ट तो था ही, इसके अलावा 125 सीसी में उनका बेहतर प्रदर्शन रहा। 3 व्हीलर ने काफ़ी सपोर्ट किया। पूरे साल का अगर नंबर देखें तो 3 व्हीलर ने अपनी सबसे ज़्यादा बिक्री FY23 में दर्ज की है, और इस बेहतर प्रोडक्ट मिक्स के चलते इनके नंबर्स पे एक अच्छा इम्पैक्ट हमने आते हुए देखा है। अगर बात करें रियलाइजेशंस की या फिर मटेरियल कॉस्ट की, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है बदलाव नहीं है तिमाही दर तिमाही, पर साथ ही कंपनी का ये कहना है क्योंकि एक्सपोर्ट्स इनके इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, तो जिस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज की रियलाइजेशन हुई है, जो कंपनी ने प्राइस हाइक्स ली है, एक प्रोडक्ट मिक्स, ये कुछ फैक्टर्स थे जो कि एक्सपोर्ट्स की कमी को पूरा कर रहे थे। तो ये नंबर्स बजाज ऑटो की तरफ से जो कि उम्मीद से बेहतर आते हुए दिखे हैं। ऑलरेडी जो स्टॉक अगर हम देखें तो वो 52 वीक हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, और एनालिस्ट भी फिलहाल बजाज ऑटो के नंबर्स को अच्छा ही बता रहे हैं। तो स्टेप शुक्रिया बताने के लिए सारी जानकारी। वैसे भी बजाज ऑटो का स्टॉक्स देखिए लगातार मैंने शो में कई बार डिस्कस किया है, 52 हाई पे ट्रेड कर रहा है, लगातार शेयर में जो है तेजी का रुझान देखने को मिला। आस्था, बजाज ऑटो पे क्या राय होगी आपकी? जी बिल्कुल, देखिए बजाज ऑटो की बात करें तो यहाँ पे नंबर्स वाकई ही उम्मीद से काफी बेहतर है, स्पेशली अगर मार्जिन की बात करें, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि थोड़ा सा वॉल्यूम ग्रोथ कम हुई है, इसलिए नंबर थोड़े ही म्यूटेड रहने वाले हैं। लेकिन जिस तरह के नंबर यहाँ पे दिखाए गए हैं, बेहद शानदार नंबर है। मुझे लगता है कि बजाज ऑटो में ये जो तेजी आई है, ये आगे भी जारी रहेगी, और इसमें जो हमें आगे के लेवल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, वो तकरीबन मैं ये मान के चल रही हूँ कि यहाँ पे 4500 तक के भी लेवल्स हमें ये काउंटर इनिशियल लेवल्स पे दिखा सकता है। तो 4500 से लेके 4600 तक के लेवल्स के लिए बजाज ऑटो को मुझे लगता है कि बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ खरीदना चाहिए। बजाज ऑटो में रफ्तार और भी जारी रहने की संभावना है, 4500 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है, आस्था ये मानती हुई। और फटाफट सवाल जवाब के सिलसिला को शुरू करते हैं। नमन गौतम जी ने सवाल भेजा है। नमन जी ने यूट्यूब पे ये सवाल भेजा है हमारे शो को देखते हुए कल की तैयारी में। उन्होंने पूछा, जो कमेंट बॉक्स में उन्होंने सवाल भेजा उसमें उन्होंने अदानी बिलवर के बारे में जानना चाहते हैं और पेटीएम के बारे में जानना चाहते हैं। अदानी बिलवर के 30 शेयर उनके पोर्टफोलियो में है 414 के भाव पे, और पेटीएम के 45 शेयर है 708 रुपये के भाव पे। 5 महीने के नज़रिए से वो जानना चाहते हैं कि क्या करें। क्या राय होगी मंदार जी अदानी विल्मर और पेटीएम पे? देखिए, मुझे लगता है कि दोनों स्टॉक्स फिलहाल तो होल्ड करने चाहिए। सिर्फ एक ही ध्यान रखना है कि व्यू अगर 1 से 2 साल का अगर ये दोनों स्टॉक्स में बना के रखते हैं तो इसमें अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। अब अडानी विल्मर की अगर पहले बात करते हैं तो ये हमने देखा कि फरवरी में जब हाइडेनबर्ग का रिपोर्ट आया था, उसके बाद ये सारे अडानी के ग्रुप स्टॉक्स में हमने गिरावट देखी। लेकिन अब अगर पिछले 2 महीने से देखते हैं तो स्टेबल सा मूवमेंट है, फ्लैट ट्रेड कर रहा है, 400 के आसपास ऊपर की लेवल्स, थोड़े 400 के नीचे के लेवल्स, इस तरीके के 400 के आसपास ये फ्लैट ट्रेड कर रहा है फिलहाल। और मुझे लगता है ये कंसोलिडेशन अच्छा है, तो डरने वाली बात है नहीं। जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसके लिए जो स्टॉप लॉस बनेगा वो 340 का बनेगा। 340 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन होल्ड कर रखिए। 450 480 इस तरीके के स्टॉक में रेजिस्टेंसेस बनते हैं, ये जब ब्रेक होंगे तब इसमें एक फ्रेश अपमूव स्टार्ट होगी। रिजल्ट्स की राह देखते हैं, रिजल्ट्स किस तरीके से आते हैं उसके आगे का ट्रेंड डिसाइड होगा, लेकिन 2 साल के व्यू से मुझे पॉजिटिव लगता है। और जो दूसरा स्टॉक है पेटीएम के केस में भी मुझे लगता है कि जो डाउनफॉल है वो डन है फिलहाल। और अगर पिछले 6 महीने का चार्ट देखते हैं तो एक कंसोलिडेशन ही इसमें दिखेगा, मोर और लेस उसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है 6 महीने पहले जहाँ पे ट्रेड कर रहा था। तो जो ये 650 के लेवल से ये बढ़िया सी लेवल्स हैं। अब रेजिस्टेंस के नीचे इसलिए इमीडिएट
अब ऊपर के टारगेट्स के बारे में डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन 680 से लेके 700 तक के इसमें रेजिस्टेंसेस बनते हैं। वो जब ब्रेक होंगे तब इसमें एक फ्रेश मूव स्टार्ट होगी, तब हम इसे रिव्यू जरूर करेंगे। जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसके लिए जो स्टॉप लॉस होगा वो 540 का होना चाहिए। 540 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन होल्ड कीजिए। हाँ, ये बात जरूर है कि थोड़ा सा नीचे है ये स्टॉप लॉस आपके बाइंग प्राइस से, लेकिन वो एक अच्छे सपोर्ट के नीचे है, तो इसलिए 540 का स्टॉप लॉस रखना है और होल्ड करना है। जब भी ऊपर की तरफ 700 750 का लेवल ब्रेक करके ऊपर चलेगा तब रिव्यू करेंगे और ऊपर के टारगेट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। नवन जी, ये रहा है अदानी बिल्डर, तो पहले तो आपको होल्ड करने की सलाह है। इसके अलावा पेटीएम में जो है 540 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 740 750 के लेवल पर पार करता है तो वापस से आप सवाल भेजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप भेज भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, वहाँ से हम सवाल लेंगे और फिर वापस से जानकारों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस शेयर में क्या करना चाहिए। आशीष जी ने चंडीगढ़ से सवाल भेजा है, इन्होंने भी यूट्यूब पे शो को देखते हुए कमेंट बॉक्स में लिखा है, वेदांता के बारे में जानना चाहते हैं। 100 शेयर के पोर्टफोलियो में है, 302 रुपये के भाव पे, और अदानी पावर के 200 शेयर के पोर्टफोलियो में है, 307 रुपये के भाव पे। ये दोनों शेयरों में लंबी अवधि के नजरिए से जानना चाहते हैं। आस्था क्या राय होगी, वेदांता और अदानी पावर, नजरिया लंबा है? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे वेदांता की बात करें तो मुझे ये काउंटर बढ़िया लगता है, क्योंकि कोल में ये लोग सेल्फ सफिशिएंट होने वाले हैं। मेरे हिसाब से कमर्शियलाइजेशन मतलब प्रोडक्शन का ऑलरेडी ये कमेंस करने वाले थे, तो पूरा ये कोल में अगर सेल्फ सफिशिएंट होंगे तो मेरे हिसाब से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो काफी ज्यादा यहाँ पे इम्प्रूव होता हुआ नजर आएगा। दूसरी तरफ अगर मैं दूसरे सेगमेंट्स की भी बात करूँ, चाहे एल्यूमिनियम बिजनेस हो, चाहे बाकी आयरन ओर वगैरह वाले बिजनेस हो, तो वहां पे भी वॉल्यूम ग्रोथ हमें देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए वेदांता एक अच्छा काउंटर है और मैं यहाँ पे होल्ड करने की सलाह दूंगी। दूसरी तरफ हमें देखा जाए तो अदानी पावर की बात करें, अदानी पावर भी मुझे ऐसा लगता है कि एक बार, क्योंकि अब ये नतीजों का सीजन चालू हो गया है, नतीजों को एक बार देख के और फिर उसमें एक पोजीशन को रिव्यू किया जाए। हाल फिलहाल में मैं होल्ड करने की सलाह दूंगी अदानी पावर। तो अदानी पावर और वेदांता दोनों होल्ड करने की सलाह है आस्था की तरफ से। जो अगला सवाल है, आदित्य जी ने हिमाचल प्रदेश से भेजा है, दीपक फर्टिलाइजर के बारे में जानना चाहते हैं। 20 शेयर इनके पोर्टफोलियो में है, 822 रुपये के भाव पे है। मंदार, क्या राय होगी दीपक फर्टिलाइजर पे? मनीष जी, देखिए, मुझे लगता है कि दीपक फर्टिलाइजर फिलहाल तो सपोर्ट पे, इसलिए एग्जिट की राय नहीं बनेगी। सपोर्ट पे इसका जो एग्जैक्ट सपोर्ट है वो 500-520 के आसपास है और वो सपोर्ट को टेस्ट करके इसी महीने ये स्टॉक बाउंस बैक कर चुका है। तो फिलहाल सपोर्ट पे है, इसलिए इसमें एग्जिट की राय नहीं बनेगी। लेकिन हाँ, ऊपर के जो लेवल्स हैं वो धीरे धीरे आएंगे, क्योंकि इस स्टॉक में जो एक कोविड के बाद इस स्टॉक में जिस तरीके का एक अपमूव हमने देखा कि स्टॉक ने नीचे की तरफ 60 रुपए के 55-60 रुपए के आसपास वाला लो करने के बाद ऊपर में 1000 रुपए तक चला, तो इस तरीके का रिटर्न कोई भी स्टॉक जब जनरेट करता है तब ऊपर की तरफ उस स्टॉक को डिफिकल्टी फेस होती है। अब इनकी जो बाइंग प्राइस है ये मुझे लगता है कि थोड़ी सी गलत लेवल पे है, अगर नीचे के लेवल पे होती तो वो बढ़िया होता, लेकिन ठीक है, फिलहाल सपोर्ट पे है। स्टॉक 500 के स्टॉप लॉस से आपने होल्ड करना है और अगर आप 6 महीने से 1 साल का व्यू रखते हैं तो मुझे लगता है धीरे धीरे करके ये स्टॉक बाइंग प्राइस तो जरूर आ सकता है, लेकिन 500 के स्टॉप लॉस से फिलहाल होल्ड कीजिए। देखिए, स्टॉपर्स लगा लीजिए आदित्य जी, 500 रुपये का स्टॉपर्स लगाने की सलाह है, लेकिन अगर आप 1 साल के नजरिए से होल्ड करते हैं तो आप उस शेयर जो है आपके खरीदारी के भाव के आसपास जो 822 का है वहाँ आता हुआ दिखेगा। राजू जी ने सवाल भेजा है, मुंबई से रिलायंस के बारे में जानना चाहते हैं। 75 शेयर के पोर्टफोलियो में 2332 रुपये के भाव पे है, शॉर्ट टर्म के नजरिए से ये जानना चाहते हैं, क्या राय होगी आस्था? नतीजों के बाद हमने देखा शेयर ने बहुत ज़्यादा तेजी तो दिखाई नहीं है, पर नतीजे अच्छे थे, तो मुझे तो अब बढ़िया ही लग रहा है ये काउंटर, क्योंकि नतीजों के बाद डेफिनेटली बहुत बड़ी तेजी तो नहीं आई है। तो यहाँ पे इनको यही सलाह है कि क्योंकि बेहद शॉर्ट टर्म है तो पार्शियली प्रॉफिट बुक करें, लेकिन पूरा प्रॉफिट ना बुक करें, क्योंकि ये एक ऐसा कैंडिडेट है रिलायंस जो लॉन्ग टर्म में बढ़िया रिटर्न देगा। तो जो इन्होंने शॉर्ट टर्म के हिसाब से ट्रेड क्रिएट किया है उसमें पार्शियली ये एग्जिट कर जाए, मतलब प्रॉफिट बुक करें और पार्शियली को ये होल्ड करें। मुझे लगता है यहाँ से बढ़िया लेवल से काउंटर दिखाएगा जो इसको 2500 से 2600 तक के स्तर तक लेके जा सकता है। तो सीधे तौर पर राजू जी आपके लिए सलाह आती है कि आप इसमें चाहें तो थोड़ा मुनाफा बुक कर लीजिए, बाकी शेयर को होल्ड करके चल सकते हैं। हमने देखा है कि शेयर जो है निचले स्तर से पिछले कुछ 10-12 दिनों में देखेंगे अच्छी रिकवरी दिखाता हुआ दिखा है। राकेश तिवारी जी ने कानपुर से सवाल भेजा है, वो जानना चाहते हैं रेणुका शुगर के बारे में। 1000 शेयर उनके पोर्टफोलियो में 55 रुपये 25 पैसे के भाव पे 8 महीने के नजरिए से जानना चाहते हैं। मतलब हमने देखा है कि अगर बीते 1.5 महीने में ट्रेंड देखिए तो खासतौर पर शुगर स्टॉक्स में किसी दिन जो एक अच्छी तेजी देखने को मिलती है, फिर एक रेंज में फंसता है, फिर तेजी देखने को मिलती है।
मिलती है। रेणुका शुगर पे क्या राय होगी आपकी? देखिए, पहली बात तो शुगर स्टॉक्स में मुझे लगता है कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो वो लंबे अरसे के लिए होना चाहिए। और नॉर्मली क्या होता है, मुझे लगता है कि इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो इस वजह से है कि हमने पिछले साल एक फास्ट काइंड ऑफ अ मूव जो देखा इन सारे स्टॉक्स में 2021 और 2022 में, उसके वजह से ये इन्वेस्टमेंट है कि उसी तरीके का एक रिटर्न एक्सपेक्ट करते हुए इन्वेस्ट किया हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब इन्वेस्ट किया हुआ है, फिलहाल ये स्टॉक सपोर्ट लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। 40 रुपए का इस स्टॉक में अच्छा खासा सपोर्ट बनता है, तो 36 रुपीज के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन होल्ड कीजिए। इस स्टॉक को चलने के लिए थोड़ा सा समय लगने वाला है, क्योंकि ये करंट लेवल्स पे 40 और 65 इस तरीके का इस स्टॉक में रेंज बना हुआ है, तो ये रेंज बाउंड ही ट्रेड करेगा और मुझे लगता है कि और 1 से 1.5 साल इसी लेवल्स पे ट्रेड करेगा। तो 36 के स्टॉप लॉस से फिलहाल पोजीशन होल्ड कीजिए। जब भी ये ऊपर में 65 की लेवल्स ब्रेक करके ऊपर चलेगा, तब हम ऊपर के टारगेट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, तब रिव्यू करेंगे स्टॉक। फिलहाल रेंज वॉच कीजिए। प्लस अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये दो लेवल्स के बीच में स्विंग ट्रेड भी कर सकते हैं। तो 40 रुपए अगर आ जाता है तो आप फ्रेश बाय कर लीजिए, 36 का स्टॉप लॉस रखिए। ऊपर में चलता है 50, 55, 60 रुपए तक, तब निकल जाइए। इस तरीके से आपकी जो ओरिजिनल बाइंग है उसकी जो कॉस्ट है वो आप कम कर सकते हैं। तो ये स्विंग ट्रेड का जरूर यूज कीजिए, क्योंकि अगले 1 साल तक मुझे लगता है इसी रेंज में ये स्टॉक बना रहेगा। जब भी 65 ब्रेक करेगा तब ऊपर के टारगेट्स हम डिस्कस करेंगे। तो ये रेणुका शुगर पे राय आते हुए मंदार जी की तरफ से कई सारे स्टॉक्स की हमने चर्चा की है, बाजार के बारे में बात की, बजाज ऑटो के नंबर्स के बारे में चर्चा की। अब बात करते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट वीआईपी स्टॉक्स के, जिसमें हमारे जानकार आपको बताते हैं कि कौन से जो शेयर हैं जिसको लंबी अवधि के लिए आप खरीदते हैं और होल्ड करते हैं तो रिटर्न अच्छा देखने को मिल सकता है। वीआईपी स्टॉक्स आस्था, आपकी तरफ से कौन से होंगे वीआईपी शेयर? देखिए, सबसे पहले तो एक अपडेट क्योंकि काफी समय बाद मिल रहे हैं, तो मैं लास्ट टाइम जब आपके चैनल पे इसी शो में आई थी, मैंने एनसीसी लिमिटेड को रेकमेंड किया था। उस टाइम मुझे ध्यान आता है, ये काफी समय पहले की बात है, मेरे हिसाब से 21 मार्च के आसपास मैंने रेकमेंड किया था, तो 108 से 115 के लक्ष्य के लिए। और ये स्टॉक ने बहुत बढ़िया मूव दिखाया है। इनफैक्ट आज 120 का भी हाई बना है, तो हमारे दिए हुए लेवल से भी यहाँ 13% का अपसाइड इसने दिखाया है 1 महीने के अंदर। तो वहां हमारे टारगेट्स अचीव हुए हैं। और दूसरी तरफ अब जो मुझे पसंद आता है वो है केबल। लगातार आस्था इस शो में मैंने एनसीसी के बारे में बताया भी, और आज भी देखिए मैंने शो के शुरुआत में कहा था कि एक ऐसा शेयर जो 52 हाई पे ट्रेड किया, तो निश्चित रूप से आपका एक शेयर ने जो एक शानदार रिटर्न दिया, बहुत कम समय में दिया। नजरिया आपने लंबा दिया था पर रिटर्न बहुत कम समय में दिया है। जी बिल्कुल, क्योंकि हम इस शो में ज्यादातर अब डॉक्टर कॉल्स देने लगे हैं, तो उसी श्रृंखला में अब जो मुझे पसंद आ रहा है वो फिनोलेक्स केबल है। इसमें भी मैं खरीदारी करने की सलाह दूंगी। 950 का पहला टारगेट होगा, उसके बाद 980 तक के भी स्तर देखने को मिलेंगे। समय सीमा 1 महीना रखनी है, तो फिनोलेक्स केबल को खरीदारी करने की सलाह है। 945 से 950 के इनिशियल टारगेट के लिए, और उसके बाद 980 का टारगेट रहेगा। और कोई शेयर होगा आस्था आपकी तरफ से? जी, आज के लिए फिनोलेक्स केबल ही रडार पे है, तो मैं उसी में कॉल देना चाहूंगी। तो फिनोलेक्स केबल पर खरीदारी करने की सलाह 1 महीने का नजरिया उन्होंने दिया शॉर्ट टर्म के लिए। आप इसमें 945 रुपए के लक्ष्य लेकर चल सकते हैं। कोई स्टॉप लॉस देंगे क्या आस्था? देखिए, क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग टर्म कॉल है, स्टॉप लॉस मैंने इसमें देना उचित नहीं समझा, लेकिन अगर फिर भी किसी को अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना ही है तो एक लेवल मैं दे देती हूँ जिसका एक स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। वो तकरीबन आएगा यहाँ पे स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल लग रहा है वो 835 का रहेगा। 875 का क्लोज है, मेरे हिसाब से 30-40 पॉइंट नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। लेकिन पहला टारगेट 950 का रहेगा। स्क्रीन पे 945 आ रहा है, उसे मैं एक बार रेक्टिफाई करके 950 करवाना चाहूंगी, और दूसरा टारगेट 980 का रहेगा। तो टारगेट 945 के बजाय 950 का आप टारगेट लगा के चलिए। इस शेयर में यहाँ से एक अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। ये फिनोलेक्स केबल पर राय आते हुए आस्था की तरफ से 950 रुपये का आपको इस शेयर पर टारगेट रखना है। मंदार, आपकी तरफ से कौन से वीआईपी स्टॉक्स होंगे? मनीष जी, देखिए 2 स्टॉक्स हैं। पहला तो है अडानी पावर। ये मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन के बाद एक फ्रेश मूव स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में इसमें एक अच्छी खासी अप मूव बनेगी। इसलिए इसमें एक बाय बनेगा। स्टॉप लॉस होगा 180 का, और ऊपर का जो टारगेट है अगले 3 से 6 महीने में 260 का टारगेट होगा इसका। और दूसरा जो स्टॉक है वो संघवी मूवर्स है। संघवी मूवर्स में अगर डेली चार्ट देखते हैं
तो आज का जो क्लोजिंग है वो बहुत बढ़िया क्लोजिंग है। जो रेजिस्टेंस बना हुआ था 390 और 395 के लेवल पे, वो ब्रेक करके स्टॉक ऊपर चला है। वॉल्यूम्स भी बहुत तगड़े ट्रेड कर रहा है, यानी एक वैलिड ब्रेकआउट बनता है स्टॉक पे। तो मुझे लगता है कि अगले 2 से 3 हफ्तों का अगर व्यू रखते हैं तो इसमें एक 8 to 10% का अपसाइड इसमें बन सकता है। तो इसलिए इसमें एक बाय बनेगा। स्टॉप लॉस होगा 390 का और टारगेट होगा 425 से लेके 440 तक का। तो सांघवी मोटर्स खरीदारी करने की सलाह, 425 रुपये का लक्ष्य होगा, 390 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। अदानी पावर पर अपने टारगेट क्या बताया मंदार? स्टॉप लॉस अडानी पावर के लिए 180 का है और टारगेट जो है वो 260 का है। तो इसमें टारगेट आपको 260 रखना है, स्टॉप लॉस 200 नहीं, 180 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। थोड़ा इन्होंने एग्रेसिव टारगेट भी दिया है और थोड़ा डीप स्टॉप लॉस भी दिया है। तो 180 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है अदानी पावर में, और 260 रुपये का देखिए फटाफट अपडेट हो गया। तो आपके लिए टारगेट होगा 260 रुपये का, स्टॉप लॉस होगा 180 रुपये का। और फिनोलेक्स केबल पे आस्था ने खरीदारी करने की सलाह दी है, 945 रुपये का, 950 रुपये का उन्होंने लक्ष्य बताया है। आस्था और मंदार आपका शुक्रिया ईटूना स्वदेश को समय देने के लिए और इतने शानदार वीआईपी स्टॉक्स और दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।